जय श्री राम, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं बीएचपी न्यूज हिमालय की आवाज अपने मित्र ओम प्रकाश केदार खंडी के साथ। आप समझ गए होंगे आज चौखम ठीक मेरे नजदीक है और जंगल बाहुल्य क्षेत्र में आप देख रहे हैं पीछे बांस बाहुल्य क्षेत्र ग्राम सभा तिनसोली सांग क्षेत्र में मौजूद हूँ और खेतों के बीच में समझ सकते हैं एक महत्वपूर्ण चेहरा जो कि किसी पहचान का मोहताज भी नहीं कह सकता हूं और समझना यह महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वरिष्ठ समाजसेवी हर जगह अपनी सेवाओं को बरकरार बनाए रखते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। खासकर आज ग्राम सभा तिनसोली में पानव नृत्य के इस दिव्य आयोजन पर आज श्रीमान श्री नीलकंठ नाथ भट्ट जी आज यहाँ विराजे हैं और आगामी बीजेपी से संबंध रखते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण चर्चा जरूर होनी चाहिए। क्यों ना हम इस पर वार्ता करें। कैसे देखते हैं आज ग्राम सभा तिनसोली का इस ऊंचे बाहुल्य क्षेत्र में जिसपे बाजू में ही जंगल भी मौजूद है। केदार बाबा का जो मुकुट कहूं, अर्जुन का मुकुट कहूं, ठीक पीछे है ओंकारेश्वर मंदिर, यहीं से ज्यादा दूर भी नहीं है। श्रीमान श्री बीएचपी न्यूज हिमालय की आवाज में आपका आज स्वागत और अभिनंदन है। देखो, मैं आज केदार खंड की केदारनाथ की इस भूमि में हूं और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि श्री ओम प्रकाश केदार खंडी जी ही मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं केदार घाटी के तिनसोली ग्राम सभा में बिल्कुल बांध के गांव जंगलों के नीचे से अपने खेतों के बीच में खड़े होने का ये मौका मिल रखा है और पांडव नृत्य इस ग्राम सभा में देखने का मौका मिल रहा है। इसके लिए मैं इस ग्राम सभा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या देखते हैं इस सत्र को लेकर? आजकल आप बीजेपी से कार्यकर्ता के रूप में भी प्रतिभा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि कदकाठी के हिसाब से बारी वरिष्ठ अब समाज सेवी भी हैं। और इस सत्र की राजनीति की मैं खासकर बात करूं या इस घाटी की बात करूं, क्या लगता है 2026 आ गया है 27 का इस वक्त? देखो, जिस प्रकार से दैविक शक्ति का मुझे आदेश लग रहा है, पूरे केदारनाथ विधानसभा में हर जगह कृष्ण भगवान का शंख नाद हो रहा है और पांडव नृत्य चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से आने वाला समय केदारनाथ विधानसभा का होगा। और पिछले जिस प्रकार से सत्र में पिछले दशक में काम हुआ है, केदारनाथ घाटी का पूर्ण रूप से विकास होने का प्रयास किया गया है, पर आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर जिस प्रकार से भूमि पांडव नृत्यों से नृत्य कर रही है, ये भूमि जिस प्रकार से भूमि शुद्ध हो रही है, जिस प्रकार से गीता का प्रचार और प्रसार हो रहा है, तो मेरे को निश्चित लग रहा है कि आने वाला समय केदार घाटी के विकास का ही होगा। श्रीमान श्री बहुत ही सुंदर आपने अपने विचार दिए हैं, क्योंकि वाकई में समझना महत्वपूर्ण है कि सनातन धर्म के इस महान दिग्गजों को कहूं, इन योद्धाओं को कहूं जो वाकई में इस घाटी की जान है। कुरुक्षेत्र और मैं खासकर हरियाणा की बात करूं तो आप समझ गए होंगे, हस्तिनापुर से लंबी चौड़ी ऐतिहासिक काल की कहानी है, पौराणिक। गढ़वाल क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा महत्व भी है, क्योंकि केदारनाथ जी से पांडवों का महत्वपूर्ण उनका जो है कि मतलब आत्मा और शरीर की बात है। खासकर आज कैसा देखते हैं इस सत्र में शीतकालीन काल चल रहा है और खासकर हर घर में, हर गांव में, हर जनपद में कुछ महत्वपूर्ण कारण 5, 10, 15 तो हो ही रहे होंगे। उन सनातन विचारकों को, उन सनातन समर्थकों को क्या आपका यहाँ से निवेदन रहेगा, खासकर आज यहाँ का आनंद लेते हुए? केदारखंडी भाई साहब, मेरा जो मानना है, आज हम यहाँ पे इंटरव्यू भी ले रहे हैं तो ये भी ईश्वर की इच्छा है और इतने ग्राम सभाओं में जो पांडव नृत्य चल रहे हैं, ये भी ईश्वर की इच्छा है। और जिस प्रकार से नीचे वाली घाटियों में आप देख रहे हैं प्रदूषण चल रहा है और इस शुद्ध वातावरण में इसका विकास करना आने वाले समय में बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाला समय जो है वो केदारनाथ विधानसभा का ही होगा, ऐसा मेरे को पूर्ण रूप से विश्वास है। जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी का पूर्ण आस्था केदारनाथ से है, अगर हम केदारनाथ की बात को माननीय नरेंद्र मोदी जी तक व्यवस्थित रूप से पहुंचाने का प्रयास करें तो 100% हमारे 200% काम होंगे। मेरे को माननीय मोदी जी का लगाव पे जो विश्वास है, वो आने वाला समय केदारनाथ विधानसभा का ही होगा। पार्टी विशेष से मेरा एक अटपटा सवाल भी रहेगा, खासकर आज मेहमान के तौर पे आप हमारे ग्राम क्षेत्र में विराजमान हैं, आपका दिल से आभार है और अभिनंदन भी है। श्रीमान श्री, खासकर आजकल हमारे ही आपके ही गांव क्षेत्र, हमारा आपका जन्म भी इसी घाटी और माटी में हुआ है। खासकर आजकल पहाड़ी क्षेत्रों में भालू का काफी आतंक और बाघों का बाकी काफी आतंक चल रहा है, इसे कैसे देखते हैं सरकार के आईने?
देखो, मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से मेरा अपना व्यक्तिगत पेज भी है, चप्पा चप्पा माटी माटी केदार घाटी, तो निश्चित रूप से मेरा जो पूर्ण रूप से समर्पण होगा वो केदारनाथ की चप्पा चप्पा और माटी माटी के विकास के लिए होगा। मेरा ये मानना है कि जब से 85-86 सालों से जब वनों का उच्चीकरण हुआ था, तब से जब से मेरी भी 44 साल की उम्र हो चुकी है, वनों में हम अन्य पेड़ों को भी लगा सकते हैं, फलदार वृक्षों को भी लगा सकते हैं। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है केवल बांज-बुराँस के ही लगाएँ, और ऐसा भी नहीं है केवल ये चीड़ के वृक्षों को ही लगाएँ। अगर हमारी सरकारें चाहें, तो यहाँ पे फलदार वृक्षों को लगाएँ, और जो हमारे बांदर हो गए, रीछ भालू हो गए, उनकी व्यवस्था अगर वनों में ही की जाए, हो गई। तो वो हमारे खेतों में नहीं आएँगे। वास्तव में वो वन्य प्राणी भी ईश्वर की धरोहर हैं, उनके लिए भी हमारी सरकारों को काम करना चाहिए और फलदार वृक्षों को वनों में लगाना चाहिए, और उन फलदार वृक्षों का प्रयोग जब हम गायों के साथ जाएँगे, तो हमारे बच्चे भी खाएँगे और बानरों के बच्चे भी खाएँगे, रीछ भालू भी खाएँगे, कहीं न कहीं पे जो बच्चे खाएँगे उनके बीज भी पड़ेंगे, फिर से पुनर्बीज का जागरण होगा, और मेरे को पूरा विश्वास है कि केदार घाटी में ये काम होगा ही होगा। मैं अपनी जनता के बीच में अभी कह भी रहा था कि द एक 2-3 साल आपको इंतज़ार करने का समय है। 2-3 साल बाद मेरे को ईश्वर पे और केदार बाबा पे और भगवान कृष्ण पे पूरा भरोसा है कि आने वाला समय केदार घाटी का ही होगा। ये हमारे माननीय जो है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, हम भी उनकी बातों का दिल से समर्थन करते हैं, एक सनातन प्रेमी होने के नाते। वाक़ई में भट्ट जी ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही, जो कि तमाम नेतागण नहीं बोल पाते हैं। उन्हें कटाक्ष करने से फुर्सत मिले तो, या पार्टी संबंधित मैं बात करूँ, खासकर उन चीज़ों की भी एक व्यवस्था होनी बहुत ज़रूरी है। जो आपने एक बहुत ही सुंदर सुझाव दिया है कि हमें बंजर भूमि को आबाद करना चाहिए, सबसे पहली बात। और जो चीड़ बाहुल्य क्षेत्र है, कहीं भी बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ पर भी खाली पड़ा हुआ है जंगल क्षेत्र, फलदार वृक्ष ज़रूर लगाने चाहिए। उससे क्या है कि बांदर क्षेत्र जो खासकर जिनकी आज बहुत बड़ी समस्या पहले से बनी हुई है, वो भी वन क्षेत्र में अपना जो है कि पेट का जो है भरण-पोषण कर सकते हैं अपने नौनिहाल बाल-बच्चों के साथ में। और भालुओं का जिस प्रकार की हम बात करें, घने जंगल ज़रूरी हैं, क्योंकि वाक़ई में जंगल नहीं रहे, कई सारी बातें भी सुनने में आ रही हैं, जिस प्रकार से भालुओं का आतंक बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उनकी तमाम व्यवस्थाएँ अगर वन क्षेत्रों में मज़बूती के साथ की जाए, तो मुझे लगता है कि वो जैसे पहले हमारे शांत प्रिय पहाड़ थे, वो शांति बनी रहेगी। तमाम युवाओं को और क्षेत्र को क्या प्रेरणा आपकी रहेगी आज यहाँ पर आने की भी, और आगामी जो है कि इस प्रकार की जो शीतकालीन सत्र का भी? शीतकालीन सब सत्र ऐसे जैसे मैं अभी आपको कहूँगा कि हमारा उत्तराखंड अभी-अभी 25 वर्ष का हुआ है। 25 वर्षों में जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र में, पूरे उत्तराखंड में रोडों का विकास हुआ है, हमारी संचार व्यवस्था का विकास हुआ है, हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बहुत जल्दी से पहुँच सकते हैं। और जिस प्रकार से कई जगहों पॉलिटेक्निक हो गया, नए-नए विद्यालयों का खुले हुए हैं, नए-नए टेक्नोलॉजी के साथ सरकारों का प्रयास रहा है। पर मैं अपने इस चैनल के माध्यम से सरकारों को निवेदन करूँगा कि सेंट्रल स्कूलों को अगर हमारे गवर्नमेंट केंद्र की माध्यम से, क्योंकि सेंट्रल स्कूल जो है सब केंद्र सरकार के अधीन में ही आते हैं, तो सेंट्रल स्कूलें अगर क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा खोले जाएँ, तो शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा। क्योंकि 8वीं से लेके 12वीं तक के बच्चों का अगर विकास होगा, तो निश्चित रूप से 12वीं के बच्चे आगे जिन कोर्सों में जाएँगे, तो वो जल्दी से जल्दी अपने कामयाबी के मुकाम पे पहुँच पाएँगे। मेरा ये मानना है भाई साहब कि एक्चुअल में लोगों को लगता है कि मेडिकल में जाने के बाद या इंजीनियरिंग करने के बाद बच्चे का सक्सेस होना तय है। पर कौन-सा बच्चा मेडिकल में जाएगा, कौन-सा बच्चा इंजीनियरिंग में जाएगा, कौन-सा लॉ सेक्टर में जाएगा, वो 9वीं से लेके 12वीं तक के बीच का समय डिपेंड करता है उस चीज़ के लिए। इसलिए मेरे अपने माननीय सरकार से, अपनी अजीज प्रेम सरकार से मेरा निवेदन होगा कि हम माननीय मोदी जी से निवेदन करें कि हमारे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल स्कूल खोलें, और जो हमारे उच्चीकरण हुआ है विद्यालयों का, जो मॉडल स्कूल हमारे सरकारों ने बनाए हैं, उसका मॉडल स्कूल के ऊपर भी और ज़्यादा ध्यान दें कि उस मॉडल स्कूल हमारे जो स्टेट बोर्ड से जो मॉडल स्कूल चल रहे हैं, उनके विकास के ऊपर भी ध्यान दे सरकार। सरकार दे रही ध्यान, तभी तो मॉडल स्कूल बने हैं। पर उन मॉडल स्कूलों पे और व्यवस्थित तरीके से अगर हम ध्यान देंगे, तो शिक्षा के द्वारा बहुत बच्चों का उद्धार हो सकता है, और कल के दिन यही बच्चे हमारे उत्तराखंड का भविष्य हैं, यही बच्चे देश का भविष्य हैं। और अगर ये शिक्षित होंगे और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े रहेंगे, जिस प्रकार से अध्यात्म की ओर से पूरी घाटी में प्रचार चल रहा, गीता का प्रचार चल रहा, अष्टवक्र गीता का प्रचार एवं प्रसार चल रहा, नारद भक्ति सूत्र का प्रचार चल रहा, और कल वर्ल्ड मेडिटेशन डे भी है, और उस वर्ल्ड मेडिटेशन डे के बिफोर में भी मैं ज़रूर कहूँगा कि कल मेडिटेशन का भी प्रचार और प्रसार होना चाहिए। जिस प्रकार से भोलेनाथ जी
ने ध्यान किया। मोदी जी ने अभी हमारे ध्यान गुफा का में आके ध्यान किया है हमारे केदार घाटी में। उस प्रकार से ध्यान का बहुत ज़्यादा प्रचार और प्रसार होना चाहिए, ताकि बच्चों का दिमाग शांत रहे और वो शांत दिमाग हमारे देश की प्रगति में सहायक हो सके। बहुत-बहुत धन्यवाद भट्ट जी, आपने हमारा भी मार्गदर्शन किया है और आपने जो विचार रखे हैं वाक़ई में एक शुद्ध विचार का मनुष्य ही रख सकता है। क्योंकि जो आपने जंगली जानवरों के प्रति भी कुछ सुंदर ही सुझाव दिए जिसे वाक़ई में होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपने बहुत सुंदर सुझाव इस घाटी के रूप में भी दिए हैं। आगामी आने वाले 2027 के लिए भी आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। और मैं जनता से तमाम केदार घाटी की जनता से यही निवेदन करूँगा कि शुद्ध और सही चारा चुनना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूँगा। जय सिया राम, हर हर महादेव।